नमस्कार, मैं विनोद कुमार यादव मीडियावादी के सहायक पापा आपका स्वागत करता हूँ। आज शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुगल काल में जैसा कि हो गया था, उनके साथ में औरंगजेब के साथ समकालीन शासक थे शिवाजी। शिवाजी के बारे में पढ़ा जाएगा। तो मराठा साम्राज्य का उदय। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। परिचय इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ। सिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, इनकी माता का नाम जीजाबाई। इनके पिता की 2 पत्नियां थीं और जिसमें जीजाबाई से दूर शाहजी भोसले रहते थे। आगे उसमें देखेंगे शिवाजी का विवाह जो हुआ वो साईबाई निम्बालकर से हुआ, अर्थात शिवाजी की पत्नी साईबाई निम्बालकर थी। साईबाई निम्बालकर थी। शिवाजी की पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर था। तो आइए और देखते हैं उनके बारे में डिटेल। देखिए, शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से हुआ। शिवाजी के पिता अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते थे। जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी जो माँ थी वो इनसे अलग, मतलब वो इनके पिता ही इनकी माँ से दूर रहते थे। नतीजा निकला कि इनका जो है ये अपनी माता के साथ हमेशा रहे। उनसे इनको बहुत कुछ सीख मिली। आगे है, शिवाजी के गुरु कौन देव थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। उनके माध्यम से इनको कैसे रक्षा की जाती है, गौ रक्षा और मतलब हिंदू धर्म से जुड़े जितनी चीज थे उन पर जो है जोर दिया गया। अब आगे देखिए, इन्होंने शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही अंगीकार किया। आगे 1639 ईस्वी में इनके पिता जागीर पूना को इनको सौंप दिए, अर्थात 1639 ईस्वी में इनके पिता पूना की जागीर इनको सौंप दिए, उल्टा लिख दिया गया है। 1643 ईस्वी में प्रथम सैन्य अभियान बीजापुर पर किए। ये 1643 ईस्वी में प्रथम, और यहाँ पर जब ये इनके पिता इनको जागीर दिए थे तो 12 वर्ष की अवस्था थी। इसके बाद फिर 1643 ईस्वी में प्रथम सैन्य अभियान बीजापुर पर किए इन्होंने। 1646 ईस्वी में तोरण दुर्ग पर आक्रमण करके 2 लाख पूर्ण संपदा लूटे। तोरण दुर्ग पर, इस दुर्ग पर इन्होंने आक्रमण किया 1646 ईस्वी में और यहाँ से 2 लाख पूर्ण संपदा लूटी। जब ये पैसा मिल गया इनको, यहाँ से ये धन मिल गया, तो ये अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लग गए। जब सैन्य शक्ति मजबूत कर लिए, फिर आगे देखिए क्या होता है कि 1646 ईस्वी में ही इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़ व चाकन तथा 1647 ईस्वी में पुरंदर व इंद्रपुर छीन लिया था। जब इनको जो है यहाँ से 2 लाख मूल संपदा मिल गई, तो ये अपनी सैन्य व्यवस्था में और मजबूती ला दिए। जब मजबूती ला दिए तो 1646 ईस्वी में ही इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़ व चाकन तथा 1647 ईस्वी में पुरंदर व इंद्रपुर छीन लिए। ठीक है, जब ये छीन लिए तो इनका शासन क्षेत्र और मजबूत हो गया। आगे 1646 ईस्वी में इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। जब रायगढ़ को इन्होंने उनसे छीन लिया तो उसको अपनी राजधानी बना लिया। आगे बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा। जब बीजापुर के सुल्तान, जो तत्कालीन सुल्तान था, उसने देखा कि शिवाजी जो है दक्षिण भारत पर इनका जो है वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, उसको कुचलने के लिए, उसको दबाने के लिए वर्चस्व को, उसने अफजल खान को इनकी हत्या के लिए लगा दिया, सुपारी दे दिया कि आप इसको मारिए, भेजा। फिर वहां से नतीजा ये हुआ कि शिवाजी इतने मजबूत हो चुके थे, 2 लाख ऊँट जो है
तोरण दुर्ग से जो है संपदा पाए थे, लूटे थे तो आक्रमण करके। तो कहने का मतलब फिर शिवाजी काफी मजबूत हो चुके थे, तो ये छोटे मोटे व्यक्ति उसका क्या कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। तब शिवाजी ने अपने बगनखा से अफजल खान की हत्या प्रतापगढ़ महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ स्थान है, वहां पर बगनखा एक हथियार है, उस हथियार से शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दिया। अर्थात बीजापुर के सुल्तान, तत्कालीन सुल्तान जो थे वो अफजल खां को भेजे थे कि जाइए शिवाजी को जान से मार दीजिए। और वो अफजल खान जब जाता है तो महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ एक क्षेत्र है, प्रतापगढ़ क्षेत्र में अफजल खां की ही हत्या बगनखा से शिवाजी ने ही कर दिया। आगे देखते हैं। अब शिवाजी के समकालीन मुगल शासक उस समय दक्षिण मतलब ये था औरंगजेब था। शिवाजी के समकालीन मुगल शासक औरंगजेब था, ठीक है। औरंगजेब शिवाजी के दक्षिण भारत पर बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए वो देखा कि लगातार ये बढ़ रहा है, फिर आने वाले समय में हमारी तरफ भी आक्रमण करेगा, तो इसने जो है एक सूबेदार नियुक्त किया शाइस्ता खां को इसने सूबेदार नियुक्त किया। कहाँ का? दक्षिण भारत का, कि जाइए दक्षिण भारत का हम आपको सूबेदार नियुक्त कर देते हैं और जाइए इसको दबाइए, इसका जो है वो आक्रमण ज़्यादा न हो पाए। फिर 15 अप्रैल 1653 ईस्वी में शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां पर आक्रमण किया। ठीक, देखिए फिर क्या हुआ कि 15 अप्रैल जब ये शाइस्ता खां को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया, तो वहां से 15 अप्रैल 1653 ईस्वी में शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां पर आक्रमण किया। पूना में एक मतलब दुर्ग था, वहां पर शाइस्ता खां मतलब अपनी टुकड़ी के साथ, अपने गैंग के साथ था। तो लगभग कहा जाता है शिवाजी ने लगभग 400 सैनिकों के साथ उसकी तरफ धावा बोले, आक्रमण किए। और जब उसके सैनिक रात में उससे शिवाजी के सैनिकों से पूछे कि आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मुगल सैनिक हैं, तो वो कुछ नहीं बोले। और इस मतलब जब यहाँ तक वो लोग अंदर चले गए, अंदर जाने के बाद शिवाजी ने शाइस्ता खां जो था इसकी उंगली ही कटवा दिया। और जब उंगली कटवा दिया तो ये दक्षिण भारत छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। तो देखिए फिर 15 अप्रैल 1653 ईस्वी में शिवाजी ने पूना में शाइस्ता खां जो औरंगजेब के द्वारा दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया गया था या सूबेदार नियुक्त किया गया था, उसको आक्रमण करके शिवाजी ने उसकी उंगली काट लिया और दक्षिण भारत से भागने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, आगे है परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि औरंगजेब ये सोचा कि मतलब मुगलकालीन शासक के खिलाफ ये आवाज हुई, तो उसने फिर मुअज्जम और मारवाड़ शासक को दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया परंतु वे लोग गए और शिवाजी के सामने घुटना टेक दिए, असफल हो गए, वो नहीं इनके खिलाफ लड़ाई लड़ सके। तो फिर उसने क्या किया कि आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह को उसने मिलाया, कहा कि मतलब आप इनको जो है शिवाजी के अभियानों को, शिवाजी के बढ़ते पद प्रतिष्ठा को दबाइए, रोकिए, नहीं तो खतरा बरकरार है। ठीक है, तो जनवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर दिया। 1664 ईस्वी में शाइस्ता खां को भगाने के बाद 1664 ईस्वी में सूरत पर इन्होंने आक्रमण किया और करीब कहा जाता है कि 1 करोड़ के रत्न व आभूषण प्राप्त किए। उस जमाने में 1 करोड़ के रत्न और आभूषण बहुत बड़ी चीज होती है। 1 करोड़ के लगभग रत्न व आभूषण प्राप्त किए और उस पैसे से अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत कर करने का प्रयास किए। अतः औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण भारत पर भेजा। हमने जैसा आपको बताया कि वो पहले तो शाइस्ता खां को जो है भगा दिए,
बाद उंगली काट दिया था इसके बाद औरंगजेब मुअज्जम व मारवाड़ शासक को दक्षिण भारत का सूबेदार नियुक्त करता है। ये लोग भी असफल हो जाते हैं उनके सामने। फिर औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भारत पर भेजा, मतलब एक मिलाया उसको कि आप जाइए और उसको दूसरे तरीके से, शिवाजी एक मतलब वीर शासक है, बहादुर शासक है, उसको रोकना इस तरीके से आसान नहीं है। तो है जैसा कि आप जानते हैं कि शेर को बलपूर्वक कभी नहीं दबाया जा सकता, दिमाग लगाया जाता है, दिमाग पूर्वक उसको दबाया जाता है। तो यहाँ पर औरंगजेब ने दिमाग लगाया कि जयसिंह को भेजेंगे, ये जाएंगे, उससे मिला जुला के लाएंगे हमको, हम उसको बंदी बना करके उसको मार देंगे, बस यही बात थी। तो यहाँ से जनवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा, करीब 1 करोड़ के रत्न व आभूषण प्राप्त किए। अतः औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भारत भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भारत औरंगजेब भेज रहा, जो मुगल कालीन शासक है। उसी दौरान मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच संधि हुई, जिसको पुरंदर की संधि कहते हैं। पुरंदर नामक स्थान पे हुई, इसलिए उसे पुरंदर की संधि कहते हैं। उस संधि में एक शर्त रखा गया कि शिवाजी के जो पुत्र हैं संभाजी, इनको मुगल सेवा में रखा जाए या लगाया जाए। तो वहां पर भी बात मान ली गई, ठीक है। जिसमें 23 किले दिए गए थे, उसमें 12 पर ही अधिकार हो पाया था शिवाजी का। तो वहां से फिर देखिए क्या होता है कि शिवाजी 1666 ईस्वी में धोखे से, मतलब एक तरीके से छल किए उनके साथ, शिवाजी के साथ जयसिंह, कि आप चलिए मुगल दरबार में और वहां पर ऐसे बात होगी, तमाम चीजें और कुछ मतलब होंगी। तो वहां पर जब 1666 ईस्वी में शिवाजी आते हैं आगरा में, तो आगरा में ही 1666 ईस्वी में जयसिंह शिवाजी को धोखे में डालकर मुगल दरबार आगरा में लाया। वहीं औरंगजेब उन्हें गिरफ्तार कर जयपुर भवन में कैद कर देता है। अब देखिए यहाँ पर औरंगजेब क्या किया, इनको कैद कर लिया शिवाजी को, कैद करके जयपुर भवन में रखवा दिया। कहा जाता है कि वहां से राजा ये जो है शिवाजी वहां से मिठाई के जो डिब्बे होते हैं, उन डिब्बों में बैठ करके वहां से जो है फरार हो गए थे। कहां से? जयपुर भवन से मिठाई के डिब्बों में बैठ करके वहां से फरार हो गए थे, ठीक है, निकल गए, वहां से वे निकल भागे। आगे है, पुनः शिवाजी 1672 ईस्वी में बीजापुर के पन्हाला दुर्ग को जीत लिया। जब वहां से लौट निकल गए, जयपुर किले से, जयपुर भवन से निकल गए, जब जहां बंदी को बनाया गया था, तो ये पुनः दक्षिण भारत पर जाते हैं और फिर वहां पर जो है अपना बीजापुर का पन्हाला दुर्ग, जो कि अब किसके अंडर में चला गया था, मुगल कालीन व्यवस्था जो है उधर भी दबदबा बनाने लगी थी, उसके सूबेदार हो गए थे। तो फिर से ये जाते हैं शिवाजी और अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करके इसको फिर जीत लेते हैं। पन्हाला दुर्ग को 1672 ईस्वी में इन्होंने पुनः जीत लिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिवाजी महान विजेता व कुशल प्रशासक थे। इनकी छापेमार शैली की एक युद्ध शैली है, छापेमार शैली, यह ही फेमस थी, आक्रमण इनका विख्यात था। मराठा शासन व्यवस्था देखेंगे, मराठा शासन व्यवस्था कैसी थी। शासन व्यवस्था में सहायता हेतु 8 मंत्रियों की मंडली बनाई गई थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। उसमें अष्टप्रधान में ये लोग रहते थे, जैसे पेशवा, सर-ए-नौबत। पेशवा एक प्रमुख पद था जो प्रधानमंत्री हुआ करता था। सर-ए-नौबत सेनापति, सेना व्यवस्था के जो मुख्य आदमी होता था वो। अमात्य राजस्व मंत्री अर्थात गृह मंत्री भी कह सकते हैं। इस समय गृह मंत्री भी कह सकते हैं, मतलब पैसे का जो लेखा जोखा ये तमाम चीजें होती थी वो गृह मंत्रालय राजस्व मंत्री अर्थात अमात्य में होती। ठीक। वाक्यान्वीस, इनके अंतर्गत गुप्तचर, सूचना मंत्री, ये सब लोग रहते थे जो कि मतलब सूचना लाते थे। ठीक है। आगे चिटनीस, चिटनीस होते थे। चिटनीस परगनों की हिसाब किताब के लिए चिटनीस नियुक्त किए जाते थे। ठीक है। सुमंत विदेश मंत्री होते थे। सुमंत जो है विदेश मंत्री होते थे। पंडित थे धार्मिक व्यवस्था की देखरेख करने वाले। न्यायाधीश न्याय विभाग। ठीक है, इतना तो आप जानते करते हैं। तो इसलिए आपको ये याद करना है कि शिवाजी की जो मंत्रिमंडल थी अष्टप्रधान थी, उसमें पेशवा, सर-ए-नौबत, अमात्य, वाक्यान्वीस, चिटनीस, सुमंत, पंडित, न्यायाधीश थे। ठीक है।
और एक चीज देख लेते हैं कि कुल उपज का 33% भाग कर के रूप में लिया जाता था, बाद में बढ़ा करके 40% कर दिया गया था। ठीक है। और चौथ और सरदेश मुख एक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। चौथ और सरदेश मुख 1/4 चौथ सरदेश मुख में देश 10 मुख मतलब 1/10वां भाग 1/4 भाग। यह इसलिए करते थे कि जो मतलब जैसे कोई कह लीजिए कि एक तरीके से साइड वाला क्षेत्र होता था, जैसे मुगल कालीन क्षेत्र वाला होता था, वहां के लिए जो है जैसे किसी पड़ोसी क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले में उसे क्षेत्र की आय का चौथा हिस्सा शिवाजी वसूलते थे और न मिलने पर वहां पर आक्रमण भी करते थे। ठीक है। स्वदेश मुक्त था। यह कर अन्य राज्यों का 1/10 भाग होता था। इस कर का दावा कर शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख राजा साबित करना चाहते थे। ठीक है। तो ये दो कर थे, इसको भी आपको याद करना है कि चौथ और सरदेशमुख कर भी इन्होंने लगाया था। प्रांतीय शासन व्यवस्था इनकी कैसी थी? प्रांतीय शासन व्यवस्था में 4 भागों में 4 प्रांतों में इनकी शासन व्यवस्था विभक्त थी, जिसमें जिला, परगना, तालुक, गांव ये होते थे। जिला का जो मुखिया होता था वो देशमुख कहलाता था या देशपांडे। परगना का मामलातदार, तालुक कारकुन, गांव का पटेल कहा जाता था। जैसे गांव में कोई छोटा मोटा विवाद हुआ तो पंचायत के माध्यम से पटेल उसको निपटा देते थे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कल के वीडियो में कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिर हमारा आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाएगा। आधुनिक भारत स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अभी पीछे का कुछ है, शायद भक्ति आंदोलन भी करा देंगे, तब हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करिए आप लोग, थोड़ा सा और बढ़ाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।